नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम बात करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी ग्रेजुएशन एग्जाम से संबंधित इसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक ढांचा अपनाया गया है भारत में। तो हमारे यहाँ पर संघात्मक ढांचा अपनाया गया है। हमने देखा कि हमारे जो विषय हैं उनको राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। तो इस तरह एक संघात्मक ढांचा बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी, बहुत सब कुछ होने के बावजूद, हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था के सामने बहुत बढ़िया चुनौती आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमको दिन प्रतिदिन करना पड़ रहा है। तो आज हम उन्हीं चुनौतियों की बात करने जा रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। संघात्मक शासन व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों की हम बात करने वाले हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के समक्ष हम जब चुनौतियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं वो बात कर लेते हैं। तो पहली चुनौती है वो है करिश्माई व्यक्तित्व। देखिए, जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है, बहुत से बार ऐसा होता है हमारे केंद्र में जो सरकार बनती है उसमें एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी अदाओं से प्रभावित हो जाते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका व्यक्तित्व इस तरह का होता है। वो जिस धारा की ओर हमें बहाने की कोशिश करते हैं, हम उसी धारा की ओर चलने लगते हैं। हम आगे पीछे सोचते ही नहीं है। वो कहलाता है करिश्माई व्यक्तित्व। तो जब जब करिश्माई व्यक्तित्व का शासन रहा, ऐसे ही व्यक्तियों का शासन रहा जो वाक्पटु हो, बोलने में माहिर हो, जिनको बोलने की कला आती हो, जिनकी भाषण शैली बहुत अच्छी है और एक पूरा का पूरा करिश्माई व्यक्तित्व का पैकेज जिनके पास है, वो व्यक्ति करिश्माई व्यक्ति कहलाते हैं। ये उस समय जब इंदिरा गांधी थी, इनके लिए सटीक व्यक्ति है। इंदिरा गांधी की हम बात करें, अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी करिश्माई व्यक्तित्व की था। इनका जो व्यक्तित्व था वास्तव में करिश्माई था। लोग कहते थे सरकार बननी चाहिए, तो किसकी बननी चाहिए? इंदिरा गांधी की। लोगों ने राज्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, राज्य में क्या है क्या नहीं है, सीधा इंदिरा गांधी की तरफ ध्यान देते थे और इसी की ओर देखकर अपना मतदान किया करते थे। तो पूरा फोकस कहां पर? केंद्र पर। तो राज्यों को भूलकर लोग केंद्र की तरफ बढ़ने लगे और केंद्रीयकरण होने लगा। क्या होने लगा? केंद्रीयकरण होने लगा। जब करिश्माई व्यक्तित्व आता है तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। और ऐसा नरेंद्र मोदी के साथ, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वास्तव में करिश्माई व्यक्तित्व के धनी है। नरेंद्र मोदी जी, उनकी भाषा शैली, उनकी वाक्पटुता, उनकी बोलने की कला हमको उनकी ओर खींचे हुए लेके चली जाती है। एक बार तो विरोधी भी ये सोचने लगता है कि हाँ, सामने वाला सही कह रहा है। ये कहलाता है करिश्माई व्यक्तित्व। और जब जब करिश्माई व्यक्तित्व का शासन रहा, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती गई और जो कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती होकर खड़ी हो जाती है। इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं, और क्या कारण रहे, और क्या क्या कारण है जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए चुनौती सिद्ध होते हैं। तो हम उनकी ही बात कर रहे हैं। दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा और कौन सा पॉइंट है? तो देखिए, अलग राज्यों की मांग। संघात्मक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है कि नहीं? समय समय पर बहुत बार देखा गया है कि भारत में अलग अलग राज्यों की मांग की गई, अलग अलग राज्य की मांग हो गई। केंद्र में राज्यों में अलग अलग
ये बात हुई कि हमें अलग राज्य चाहिए, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता, ये सब अलग राज्यों की जर्नी रही है और इन राज्यों की अलग से जो मांग की गई है वो संघात्मक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुई है, जिसमें राजनीतिक लोग भी अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। तो ये एक संघात्मक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, अलग अलग राज्यों की मांग। इसके अलावा और कौन सी चीज है, तो हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों में जब अलग अलग दलों की सरकार होती है। देखिए, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होती है, केंद्र व राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होती है। जब केंद्र और राज्यों में क्या होती है, अलग अलग दलों की सरकार होती है, तो क्या होता है कि जब अलग अलग दल होंगे, केंद्र राज्य को सपोर्ट नहीं करेगा और राज्य केंद्र को सपोर्ट नहीं करेगा। अलग अलग दलों की सरकार बनती है, जिससे दोनों में क्या हो जाते हैं, मतभेद उग्र हो जाते हैं, मतभेद बनने शुरू हो जाते हैं, मतभेद बढ़ जाते हैं। आज हम देखते हैं ये सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां जहां एंटी गवर्नमेंट है, राज्यों के अंदर एंटी गवर्नमेंट है, वहां राज्य किसी भी तरह उनकी व्यवस्था को ठप करने में लगी रहती है और केंद्र है वो उनकी व्यवस्था को ठप करने में लगा रहता है। दोनों में मतभेद उभर के सामने आते हैं। हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें, चाहे हम अन्य किसी राज्य के संदर्भ में बात करें, वहां पर ये वाली जो चीज है कि अलग अलग जब राज्यों में सरकार अलग अलग दलों की बन जाती है तो दोनों में खींचातान शुरू हो जाती है, जो कि एक स्वस्थ संघात्मक व्यवस्था के लिए सही नहीं, एक चुनौती है। इसके अलावा हम तीसरी बात करते हैं और किस आधार पर चुनौती पेश होती है, तो देखिए क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। देखिए, जब जब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दल एक अच्छी परफॉर्मेंस करके कुछ सीटें प्राप्त कर लेते हैं और वो केंद्र सरकार को उनके लालच के आधार पर, केंद्र सरकार को में अगर उनकी भूमिका कुछ थोड़ी बहुत भी हुई जिससे सरकार बन जाती है केंद्र में, तो इस सरकार को, ये केंद्र सरकार को अपने हिसाब से नचाना शुरू कर देते हैं। केंद्र सरकार को मनमानी करने शुरू कर देते हैं। केंद्र सरकार पर क्या करना शुरू कर देते हैं, मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्षेत्रीय दल कभी कभी केंद्र सरकार को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं अपने आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर प्रभावित करने, उनके निर्णय को नहीं मानते हैं या कहते हैं कि हम आपकी सरकार से विड्रॉल कर लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। इस आधार पर केंद्र में मनमानी करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक स्वस्थ संघात्मक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो पद है, तो राज्यपाल भी क्या है, कभी कभी संवैधानिक जो उसके सीमा है उससे बाहर जाकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना शुरू कर देता है, केंद्र के पक्ष का व्यक्ति बन जाता है, जिससे राज्य और सरकारों में मतभेद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चौथे पॉइंट के आधार पर कह सकते हैं कि हम राज्यपाल की भूमिका, जब वह संवैधानिक सीमा पार करके कार्य करना शुरू करता है, तो जब संवैधानिक सीमा पार करके कार्य करना शुरू कर देता है तो एक संघात्मक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि राज्यों का जो शासन है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। वो मुख्यमंत्री के कामों में अड़चनें पैदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी संवैधानिक सीमा को पार करके केंद्र की कठपुतली बन के कार्य करना शुरू कर देता है। तो वहां भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 356 जिससे अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसका गलत दुरुपयोग करके, इसका गलत प्रकार से क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, इसका दुरुपयोग करके केंद्र सरकार
राज्यों की सरकारें गिराने का कोशिश करती है, राज्यों की सरकार गिराने की कोशिश करती है, गिराने की कोशिश करती है, गलत फायदा उठाती है 356 का। हमने देखा पंजाब के संदर्भ में देखे, हम बहुत से राज्यों के 356 का बहुत बार बिना किसी कारण के राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, की जाती रही है और बहुत बार इनका 356 का बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। तो ये दुरुपयोग है वो एक संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती सिद्ध होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। इसके अलावा और हम बात करें 356 के अलावा, 356 तो वास्तव में राज्यों के लिए एक अभिशाप बन के रह गया, अभिशाप ही बन जाता है बहुत बार। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो जाति, संप्रदाय, धर्म, इनके जो मुद्दे हैं ये संघात्मक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे रहते हैं। तो पूरी संघीय सरकार व्यवस्था है उस ढांचे को हिला के रख दिया जाति और संप्रदाय और धर्म के मुद्दों ने। तो इन मुद्दों से भी संघात्मक व्यवस्था हिल जाती है, संघात्मक व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाती है। एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ है, संघात्मक व्यवस्था के सामने चुनौती भरा कार्य सिद्ध हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की जो स्वार्थ पड़ता है, जितने भी राजनीतिक दल है अपने स्वार्थ के खातिर व्यवस्थाओं का गलत दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। तो राजनीतिक दलों की जो स्वार्थ पड़ता है, राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता, हम जब देखते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए संघात्मक व्यवस्था को तहस नहस करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं भारत की संघात्मक व्यवस्था के लिए, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को बरगलाते हैं और इस तरह की एक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करते हैं जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के सामने एक चुनौती बनकर उत्पन्न होती है। तो हम ये बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार राजनीतिक दलों ने गलत फायदा उठाया है, पूरे देश को संघीय व्यवस्था है उसको हिलाकर रख दिया है, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां खड़ी कर दी राजनीतिक दलों ने, जिससे संघात्मक व्यवस्था उस ढांचे को हिलाकर बहुत बार इस तरह की मांग उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ऐसे डिस्प्यूट लोगों के सामने जबरदस्ती के डिस्प्यूट पैदा किए जाते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, जिससे जनता का मोह भंग होता है, संघात्मक व्यवस्था धीरे धीरे छिन्न भिन्न होना शुरू हो जाती है। इनकी अगर हम बात करें, इसके अलावा हम देखते हैं वित्तीय अनुदान की बात कर लेते हैं। जो वित्तीय अनुदान है, वित्तीय अनुदान एवं योजनाएं, इसमें पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता है। देखिए वित्तीय अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं केंद्र और राज्य, केंद्र वित्तीय अनुदान राज्यों के लिए करता है, घोषित करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन वहां पर अगर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जहां उनकी खुद की सरकार है वहां तो वो अच्छा वित्त का अनुदान देते हैं और योजनाएं चालू करते हैं, और दूसरी जगह वित्तीय कटौतियां की जाती है, अनुदान नहीं दिया जाता है, वहां पर पक्षपात पूर्ण तरीका अपनाया जाता है, तो वो भी एक संघात्मक व्यवस्था के लिए एक बड़ा चुनौती सिद्ध होती है, एक खतरा सिद्ध होता है। तो बहुत बार ऐसी चीजें आती है। इसके अलावा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है यह भी संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए हानिकारक है। संपूर्ण शक्तियां केंद्र अपने हाथ में रखना चाहती है और इसके लिए वो बहुत सारी चीजों का दुरुपयोग करती है। वो राज्यसभा का दुरुपयोग करती है, एक ऐसे कानून बनाने की कोशिश करती है जो राज सूची का हो, राज्यसभा को बरगलाकर वे राज सूची पर कानून बनाने का निर्माण करके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को जग जाहिर करती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, एक डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देती है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है केवल यही व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में संघात्मक व्यवस्था को तहस नहस करने में लगी हुई है।
तो आज हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं। करिश्माई व्यक्तित्व की बात की हमने कि वास्तव में करिश्माई जब व्यक्तित्व आता है तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, लोग केंद्र की तरफ झुक जाते हैं, केंद्र की ओर देखना शुरू कर देते हैं, उसी नेता में अपना भविष्य देखना शुरू कर देते हैं, उसकी दिखाई राह पर चलना शुरू कर देते हैं, वो राज्यों को भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही उनकी बातों को लकीर के फकीर बनकर सीधा सीधा मानना शुरू कर देते हैं। ये जब होता है जब एक अच्छा लीडर या एक बागपटु लीडर सामने होता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। इंदिरा गांधी के समय हुआ, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी भी एक करिश्माई व्यक्तित्व है, एक अच्छे लीडर है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जनता उनका बिना सोचे समझे भी साथ देती है। उनकी चाहे नीतियां गलत रही हो सही रही हो, उस बात पर नहीं देती है। करिश्माई व्यक्तित्व की यही तो खासियत है, वो अपनी कमियों को छुपा देता है अपनी बागपटुता के पीछे, जिससे केंद्रीयकरण और डिक्टेटरशिप की भी बढ़ने लगती है। और केंद्र राज्य में जब अलग अलग सरकारें बन जाती है तो केंद्र उन राज्यों की सरकार गिराने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अनुच्छेद 356 एक बहुत बड़ा रीजन सामने आया, हमने देखा अनुच्छेद 356 का पंजाब में बहुत बार दुरुपयोग किया गया, अन्य राज्यों में भी सरकार गिराने के लिए और सरकार की जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए इस तरह का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर वो केंद्र में भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, तो वो भी केंद्र सरकार के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, केंद्र सरकार को मनमाने तरीके से नचाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा हमने बहुत बार गठबंधन की जो सरकार होती है, गठबंधन की सरकार में हमने ऐसा देखा है। जब गठबंधन की सरकार आती है तो सरकार एक पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती है, और वहां पर हम देखते हैं कि वो राज्यों से प्रभावित होना शुरू कर देती है, और वो राज्य अपने अनुसार उनसे नीतियां बनवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय दलों की सरकार तो हमने देख ही ली, इसके अलावा अलग अलग राज्यों की मांग बढ़ती जा रही है, कभी सांप्रदायिक के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जातिगत भेदभाव के आधार पर, भौगोलिक भिन्नता के आधार पर, इनके आधार पर बहुत सारी मांगे लगातार बढ़ रही है, जो कि एक बिखराव की स्थिति पैदा कर रही है, जो कि उचित नहीं है एक संघात्मक व्यवस्था के लिए। क्योंकि संघ हम राज्यों का संघ है जो अपनी मर्जी से मिले हैं, अगर इस तरह वो अलग होने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे वो अलग राज्य की एक अलग देश की मांग करना शुरू कर देंगे, जो कि संघात्मक व्यवस्था है उसके लिए अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल सिद्ध होता है। हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी रोटियां सेकने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो इतनी सारी जो चुनौतियां है संघात्मक व्यवस्था, उसको संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि इसके लिए कुछ आयोग बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो सहकारिता आयोग, सरकारी आयोग है। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। इसके सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। जो सरकारी आयोग है इसने बहुत सारी इन चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उन सुझावों के आधार पर गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रयत्न कर रही है इन चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो इसके लिए एक सहकारी आयोग का गठन किया गया जो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको सुलझाने में मदद कर सके, उनको एक सुझाव दे सके। तो इससे संबंधित सहकारी आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं और उस पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो ध्यान भी दे रही है। तो आज हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के सामने जो जो चुनौतियां हैं उनके बारे में पढ़ा। कल हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।